अब टाइप ऑफ कंपनी की ओर बढ़ते हैं। टाइप ऑफ कंपनी क्या है? टाइप ऑफ कंपनी में क्या कहता है बेटे, सॉरी कंपनी नहीं है, डिवेंचर्स। देखिए तो टाइप ऑफ डिवेंचर्स की ओर बढ़ते हैं। टाइप ऑफ डिवेंचर्स क्या है? हमने डिवेंचर्स के फीचर्स डिस्कस किए, किए नहीं किए? अब टाइप ऑफ डिवेंचर्स कर लेते हैं, थोड़ा सा जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं। देखो टाइप डिवेंचर्स की फीचर्स क्या थी कि मैम ये लॉन्ग टर्म सोर्सेज होते हैं, कंपनी यहाँ से पैसा रेज करेगी तो लंबे टाइम के लिए उस पैसे को यूज कर सकती है, बट कंपनी कहीं ना कहीं उस पैसे को एज अ लोन ट्रीट करती है। क्या बताया था? लोन ट्रीट करेगी तो क्या होना पड़ेगा, कंपनी जो इन्वेस्टर्स है वो कंपनी के लिए क्रेडिटर्स होते हैं, और क्रेडिटर्स हैं तो कहीं ना कहीं कंपनी को क्या होगा कि हाँ इतने ड्यूरेशन के बाद इनकी नेसेसरी है, कंपलसरी है, मैंडेटरी है, कंपनी को इनकी पेमेंट करनी पड़ेगी, तो इनकी एक मैच्योरिटी डेट होती है। ठीक है, समझ में आ रहा है? और जो भी पर्सन इन डिबेंचर्स को होल्ड करते हैं और उसके बदले में कंपनी को पैसा देते हैं तो उन इन्वेस्टर्स को हम डिबेंचर्स होल्डर्स कहते हैं। राइट, ओके जी। तो यहाँ पर देखो बेटा कैसे दिया हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ द सिक्योरिटी, कि जो डिबेंचर्स है वो सिक्योर डिबेंचर्स है या फिर हमारे पास अनसिक्योर डिबेंचर्स है। फिर आ जाता है मेरे पास रजिस्टर्ड डिबेंचर्स एंड द बैरियर डिबेंचर्स, सॉरी बैरियर नहीं, बियरर डिबेंचर्स। नेक्स्ट जाता है रिडीमेबल और इरिडीमेबल, कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल। वन बाय वन समझे, समझो चलो। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले, यहाँ पे इसको मैं इस एग्जांपल को मूव करती हूँ मैं। ओके, देखिए मेरे पास एक कंपनी है जो कि क्या करना चाह रही है, पैसे को, जैसे आप बैंक में जाते हैं, बैंक वालों से क्या कहते हैं कि हाँ जी हमको लोन चाहिए, कहते हैं नहीं कहते? कहते बैंक हाँ जी हम आपको लोन देंगे, जरूर देंगे। यहाँ पर क्या है, आप खड़े हैं तो बैंक कहते हैं कि हाँ जी कितने का लोन लेना है, आप कह रहे हैं कि भाई मेरे को तो 5 लाख का लोन लेना है, बैंक कहते हैं कि हाँ जी बिल्कुल देंगे, आपको इसके ऊपर इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, @5% आपको यहाँ पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कहते हैं हाँ जी बिल्कुल देंगे, पर्सन बिल्कुल एग्री है। कहते बस यही देना है? कहते नहीं नहीं, आप भाई मुझे क्या पता कि तुम मेरा पैसा कब दोगे, मैंने कहा कि 2 साल में दोगे, क्या पता तुम्हारी सिचुएशन ही ना हो जाए कि पे कर सको, या फिर तुम्हारी डेथ हो जाए, या फिर तुम कहीं और चले जाओ, भाई मैं तुम्हें कहाँ ढूंढता फिरूंगा भाई, ऐसा मतलब कह सकते हैं ना, कहते हैं ना कि मैं तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढूंगा इस चीज को। तो यहाँ पर यही बात है कि जो पर्सन है उसकी कोई सिक्योरिटी नहीं है कि वो मेरे को पे करेगा या नहीं करेगा, कि अगर नहीं किया तो वही बैंक वालों को नुकसान हो जाएगा। तो बैंक वाले कहते हैं कि सर देखिए बुरा मत मानिए, आप ऐसा कीजिए, आप पैसा ले लीजिए 5 लाख, ओके, ये तो आपको पैसे की सर्विस है, अगर आपने जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसके ऊपर पे करना पड़ेगा, अगर आपने कहीं चले गए तो उसके लिए आप क्या करें, आप कोई ऐसी आइटम हमारे पास गिरवी रख दीजिए कि इन केस अगर आप पे ना कर पाए तो, या आपकी डेथ हो गई तो वो पैसा कम से कम हम कहीं से तो कवर कर लेंगे ना। कहते अच्छा तुम एज अ सिक्योर हो रहे हो, मैं क्या हाँ जी। तो उसने क्या किया, एक फैक्ट्री थी, फैक्ट्री थी और फैक्ट्री को पर्सन ने क्या कर दिया, गिरवी रख दिया, फैक्ट्री को मतलब उठा के फैक्ट्री लेके गया नहीं, फैक्ट्री के कागज लेके गया, डॉक्यूमेंट्स लेके गया, तो उसके पास सबमिट करवा दिया। अब इन केस ये पर्सन पैसे दे देता है तो क्या होगा, फैक्ट्री के जो डॉक्यूमेंट्स है वो सारे वापस आ जाएंगे। ठीक है, अगर पैसे नहीं दिए तो बैंक वाले इसको क्या करेंगे, फैक्ट्री को सेल आउट करके क्या करने वाले हैं, पैसे को कवर करने वाले हैं। समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे? सेम एज इट इज आप यहाँ पर एज इसको कंपनी मान लीजिए, ये कंपनी है और इधर साइड क्या है, इन्वेस्टर्स हैं। अब भाई कंपनी के अंदर ये सारे के सारे इन्वेस्टर पैसा लगा रहे हैं तो भाई इन्वेस्टर्स का क्या कॉन्फिडेंस बनेगा कि हाँ जी कंपनी है मेरा पैसा वापस दे देगी। तो कंपनी क्या करती है, अपनी कुछ इंस्ट्रूमेंट, अपने कुछ कोई भी एसेट्स उनको गिरवी रख देती है कि हाँ जी अगर कंपनी कैपेबल नहीं हुई तो इन्वेस्टर्स क्या करेंगे, हमारी फैक्ट्री को सेल आउट करके अपने पैसे को कवर कर सकते हैं, है ना। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि भाई फैक्ट्री ना बेचे, उसी में काम करना शुरू कर दे कि, बट हाँ कंट्रोल कंपनी के पास से बिल्कुल खत्म हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, नहीं पा रहे? समझ पा रहे हैं? तो इसे बोला जाता है सिक्योर्ड डिबेंचर। जब कोई पर्सन, जब कोई इन्वेस्टर्स इनके इस कंपनी के अंदर पैसा लगाता है तो इनको एक रेगुलर बेसिस पे इंटरेस्ट तो मिलता है। अब जैसे इसको भी तो रेगुलर बेसिस पे 5% इंटरेस्ट देना पड़ेगा, है ना, पर्सन को। यहाँ पर कंपनी पैसे अरेंज कर रही है तो कंपनी पे करेगी इंटरेस्ट, और सिक्योरिटी कौन देगा, कंपनी देगी, क्योंकि जो पैसा अरेंज कर रहा है उसे एज अ सिक्योर करना पड़ेगा नेक्स्ट पर्सन को कि हाँ जी हम पेमेंट कर देंगे। तो यहाँ पे सिक्योर्ड डिबेंचर्स यही होते हैं। अब देखो जो चीजें सिक्योर्ड ज्यादा होती है, रिस्क कम हुआ। अब पहले मुझे बताओ इन्वेस्टर्स का रिस्क कम हुआ या नहीं हुआ?
मैम बिल्कुल कम हुआ, क्योंकि अगर चलो मान भी लेते हैं, एक बार सोच भी लेते हैं कि कंपनी चली जाएगी, पैसे नहीं देगी, तो क्या होगा, हम तो सिक्योर है ना। तो इस केस में जो आपका रिस्क जो होता है ना बच्चों, वो क्या होता है, कम होता है, और जो आपकी रिटर्न होती है, रिटर्न इन द सेंस जो इंटरेस्ट का रेट होता है वो भी लो होता है। आपको पता है रिस्क और रिटर्न में आपका रिलेशन कैसा होता है, रिस्क ज्यादा तो रिटर्न ज्यादा, रिस्क कम तो रिटर्न भी कम, राइट। यहाँ पे आप कोई ना कोई एसेट्स होती है उसे एज ए कोलेटरल रखते हैं, ठीक है। ये पॉइंट्स आपके यहाँ पर आने वाले हैं सिक्योर्ड क्रेडिटर्स में, सिक्योर्ड डिवेंचर्स में। अनसिक्योर्ड डिवेंचर्स का मतलब क्या है कि भाई कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं है एज अ सिक्योरिटी में, बट पैसे क्यों लगा रहे हैं फिर मैम, भाई पैसे इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि इस कंपनी की क्या है, रेपुटेशन है, इस कंपनी की क्या है, मार्केट में अच्छी इमेज है, इस कंपनी की मार्केट में अच्छी गुडविल है। उन सभी चीजों को देखकर ये इन्वेस्टर के सारे पर्सन क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसमें पैसा लगा रहे हैं। तो ऐसे पर्सन जिनके पास किसी भी तरह का सिक्योर्ड पॉइंट नहीं होता है और वो उस कंपनी के अंदर पैसा लगा रहे हैं तो उसे अनसिक्योर्ड डिवेंचर्स कहेंगे, ठीक है। अब वहां पर देखो इनका रिस्क कैसा है, ज्यादा है, तो रिटर्न भी क्या होगा, ज्यादा होगा, कोई एसेट सिक्योरिटी में नहीं होने वाली। क्लियर है, अभी मैं अभी पढ़ाऊंगी, मैंने नीचे शॉर्ट में भी लिखा हुआ है, इन डेप्थ में भी लिखा हुआ है। देखो क्या लिखा हुआ है, सिक्योर्ड डिवेंचर्स क्या है कि जो कि बैक्ड होते हैं, जिसकी मतलब बैकअप कहते हैं ना, हमारा बैकअप है, ठीक है, स्पेसिफिक एसेट्स के थ्रू एज ए कोलेट्रल जो होती है, द डिवेंचर होल्डर हैव अ क्लेम ऑन द स्पेसिफिक एसेट्स यूज एज अ कोलेट्रल। वो क्लेम कर सकता है कि हाँ जी वो मेरी एसेट्स है, आप उसको सेल आउट नहीं कर सकते, या फिर इनके कंपनी पे नहीं कर पाई तो उसको मैं सेल करके अपना पैसा कवर कर सकता हूँ। यहाँ पे रिस्क क्या होता है, लो होता है, लोअर इंटरेस्ट होता है। जस्ट अपोजिट आपका अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स है। अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स कौन से होते हैं, जो कि नॉट बैक्ड बाय द स्पेसिफिक एसेट्स, किसी स्पेसिफिक एसेट्स के थ्रू वो सपोर्टिव नहीं होते। ये केवल कंपनी की रेपुटेशन, क्रेडिट वर्दीनेस और इन सभी के बेसिस पे वो क्या करता है, पैसे इन्वेस्ट करता है। मैम क्रेडिट वर्दीनेस का मतलब क्या है, क्रेडिट वर्दीनेस का मतलब है कि जब कोई पर्सन किसी को उधार समान, जैसे आप अपने दोस्त को देते हो, अपने फ्रेंड को देते हो कि ये ले कोई दिक्कत नहीं है, तू मुझे पता है दे देगा, मुझे पैसे पता है। अब आपको ये पता है कि वो पर्सन क्या करने वाला है, पैसे दे देगा, आपको ये पता है कि पैसे, आपको क्या पता है कि हाँ उस पर मुझे पूरा भरोसा है कि नेक्स्ट पर्सन क्या करने वाला है, मुझे पैसे दे देगा, तो आपको उसके ऊपर भरोसा है ना। क्रेडिट वर्दीनेस यही होती है, ठीक है। कोई कोलेट्रल नहीं होती, हाई रिस्क होता है तो हाई रिटर्न इंटरेस्ट रहने वाला है। क्या समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया होगा। नेक्स्ट जाता है रजिस्टर्ड एंड बियरर जो डिवेंचर्स होते हैं। रजिस्टर्ड डिवेंचर्स का मतलब क्या है, जिसकी कागजी कार्रवाई बहुत ज्यादा होती है, मींस की हर चीज लिखित में होती है, ईच एंड एवरीथिंग इज अ रिटन फॉर्म, राइट। तो यहाँ पर क्या है कि जब भी कोई वेंचर्स, कोई भी इन्वेस्टर्स किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है ना, तो क्या होने वाला है बेटा, क्या होने वाला है, तो यहाँ पर हर एक चीज लीगली होने वाली है, हर चीज लिखित में होने वाली है। इसका फायदा बताऊं क्या है कि इसको आप इन केस आप ना गुम हो जाए, ये जैसे डॉक्यूमेंट गुम हो जाए तो क्या होने वाला है, अगर जिसको मिलेगा ना उसको कोई फायदा नहीं होने वाला। पता है आपको, पता है, जैसे कि अगर कोई डीएमसी, ठीक है, वो गुम हो जाती है, उसको रिसीव करने का उसको कुछ किसी को फायदा नहीं, क्योंकि उसमें जितना भी कागजी कार्रवाई हो, मेरे डॉक्यूमेंट्स है, मेरा रजिस्टर्ड नंबर है, मोबाइल नंबर है, मेरी ईमेल आईडी है, वो सब चीज होने वाली है। अगर कोई अल्टर करना भी चाहेगा पहले मेरे से परमिशन लेगा, ओटीपी लेगा, लेगा ही नहीं लेगा। सो सेम इस तरीके से यहाँ पे अगर रजिस्टर्ड डिवेंचर्स है तो अगर आपने उसको सेल आउट करना है तो वो भी प्रोसेस ही होगी कि हाँ जी मैं सेल कर रहा हूँ, तो वो प्रोसेस होगी, हर सारे के सारे डॉक्यूमेंट में चेंजेस होंगे। पर बियरर जो डिवेंचर्स होते हैं उसमें क्या होता है कि अगर जिसके पास भी वो डॉक्यूमेंट है उसके पास ही उसी पर्टिकुलर डिवेंचर्स का राइट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपने मान लीजिए आपने गाड़ी की सर्विस करवाई, ठीक है, गाड़ी की सर्विस करवाने के लिए आप गए और वहां से रिसिप्ट क्या हुई है, क्रिएट हुई है कि हाँ जी फलाना फलाना नाम है, ये गाड़ी है, ठीक है, इसमें ये इतने अमाउंट का आपको पेमेंट करनी है, इस डेट को लेके जाने हैं। अगर मैं नहीं जा रही, ठीक है, अगर मेरे कजन जा रहे हैं लेने के लिए, तो अगर मैंने उसको उनको रिसिप्ट दे दी ना तो वो उनको भी दे देंगे वो गाड़ी, राइट। तो यहाँ पे होती है जो इजिली ट्रांसफरेबल होती है, बेरर डिवेंचर इजिली ट्रांसफरेबल होती है। नॉन ऑन द बेसिस ऑफ द रीपेमेंट के बेसिस पर। रीपेमेंट का मतलब क्या है
कि भाई जिनका एक मैच्योरिटी डेट होता है, हाँ जी, इस टाइम पर इनकी पेमेंट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिया कि अगर मुझे पता है कि हाँ मेरा जो डिवेंचर्स मैंने कंपनी के अंदर पैसा जब लगाया था ना, वो तारीख थी 1/4/2020 और मैंने कहा था कि कंपनी तुम मेरा पैसा ना 5 साल तक यूज कर लो। कहते ठीक है, तो इसके ऊपर आपको रेगुलर बेसिस पे इंटरेस्ट तो मिलता रहेगा और एक टाइम आएगा जब 2025 आएगा तब आपको उसकी प्रिंसिपल की अमाउंट भी मिलेगी। समझ पा रहे हैं नहीं पा रहे? ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट आपको यहाँ पर मिलेगी तो क्या होने वाला है, ये एक प्रीपे डेट है कि जिस दिन आपको आपका इन्वेस्ट किया हुआ पैसा वापस मिल रहा है उसे बोला जाता है रिडीमेबल डिबेंचर्स। क्या बोला जाता है? रिडीमेबल डिबेंचर्स। अगर मैं कहूं कि भाई मैंने पैसा लगाया इस तारीख को और मुझे भी नहीं, मैंने ऐसे कहा कि हाँ जी जब तक कंपनी है तब तक चलती रहेगी, और कंपनी की क्या फीचर पड़ी थी, कंपनी की क्या फीचर पड़ी थी, जल्दी से मुझे बता सकते हैं कि कंपनी इज अ परपेचुअल सक्सेशन। देखो डेफिनेशन में भी हमने बहुत बेहतरीन तरीके से किया था कि कंपनी हमारी क्या होती है, कंपनी हमारी क्या होती है, विद अ परपेचुअल सक्सेशन होती है कि कंपनी कंटिन्यूस लेवल पे चलेगी, अनगिनत सालों तक चलेगी, मुझे भी नहीं पता कब खत्म होगी। तो इरिडीमेबल जहां पर आपकी लगाए हुए पैसे को वापिस आने का कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं पता होता। ठीक है, समझ पा रहे हैं? यहाँ पर आपको केवल रेगुलर बेसिस पे इंटरेस्ट ही मिलेगा। ठीक है, रीपेमेंट तो कंपनी जब बंद होगी ना तभी मिलेगा, उससे पहले नहीं मिलने वाला। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया? ओके जी। नेक्स्ट जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द कन्वर्जन। मैम कन्वर्जन का मतलब क्या होता है? कन्वर्जन होता है कि आप डिवेंचर से किस में कन्वर्ट हो सकते हो, शेयर्स में कन्वर्ट हो सकते हो। आप एक पर्टिकुलर टाइम होने वाला है, पर्टिकुलर टेन्योर होने वाला है, पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर आप ऐसे, इनके ना टर्म कंडीशन होती है कि आप कन्वर्जन ले सकते हो बट वो आपको कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। नॉन कन्वर्टेबल का मतलब क्या है? जब आपको अलाउड ही नहीं है कि हाँ जी आप क्या कर सकते हो, अपने डिवेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हो, जब आपको अलाउड ही नहीं होता तो वो नॉन कन्वर्टेबल। क्या ये सभी के सभी टाइप समझ में आए? तो चलो वन बाय वन डिस्कस करते हैं इनके अंदर क्या लिखना है। देखो शॉर्ट में आप लिख सकते हो नॉट बैक हाई रिस्क प्लान, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे, ठीक है। बट हाँ रिडीमेबल देखो क्या लिखा हुआ है, दैट हैव अ स्पेसिफाइड मैच्योरिटी डेट एट अ पॉइंट द इश्योर दैट मीन्स जो कंपनी है जिसने पैसा रेज किया था, ठीक है, इज ऑब्लिगेटेड, उसकी जिम्मेदारी है कि वो पे करे क्या, डिवेंचर्स को उनकी फेस वैल्यू के हिसाब से पैसा डिवेंचर होल्डर्स को, टू द डिवेंचर्स होल्डर्स। द डिवेंचर्स कैन बी ऑफनली इज रीपे बाय द इश्यूअर बिफोर द मैच्योरिटी डेट अंडर द सर्टेन कंडीशन। ये कह रहे कि कई बार ऐसा होता है कि जैसे मेरे एग्जांपल में 1/4/2020 को मैंने इन्वेस्ट किए, 1/4/2025 को मैंने क्या किया, मेरे को रिपेमेंट डेट है, क्या पता भाई उससे पहले 2024 में मेरे को ये पैसा मिल सकता है। ये डिपेंड करता है डिफरेंट डिफरेंट सिनारियो के ऊपर, ठीक है। बट हाँ ये कंपलसरी है कि इस तारीख से पहले पहले आप दे सकते हो रिपेमेंट, बट इसके बाद देना, दैट मीन्स पेनल्टी ऊपर आपके लगने वाली है, मीन्स की कंपनी के ऊपर पेनल्टी लगने वाली है, ठीक है। मैच्योरिटी डेट हमारी स्पेसिफाइड होती है, कॉल प्रोविजंस होते हैं, मीन्स की एक ऑप्शन होता है कि हाँ मैच्योरिटी डेट से पहले भी हम क्या कर सकते हैं, उनको रिडीम कर सकते हैं, रिडीम दैट मीन्स रिपे कर सकते हैं, ठीक है। प्रिडिक्टेबिलिटी होती है, प्रिडिक्टेबिलिटी का दैट मीन्स अब देखो मुझे पता है कि मेरा पैसा जो मैंने 2020 में लगाया था मुझे अब इस साल मिलेगा, तो मैं अपने आप को एक फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग पर्सन मानूंगी कि हाँ 5 लाख से मेरा बैकअप है, 5 लाख तो मुझे मिलेंगे, इंटरेस्ट मुझे उसके ऊपर मिलता जा रहा है, मेरी एसेट्स इंक्रीजिंग हो रही है ना। तो समझ पा रहे हैं? तो मेरी जो मतलब इन्वेस्टर्स को पता होता है व्हेन दे विल गेट द देयर प्रिंसिपल मनी, प्रिंसिपल बैक आपको कब मिलने वाली है, राइट, जिससे आपको आपकी जो फाइनेंस की आप इजीली प्लान कर सकते हो। इंटरेस्ट की पेमेंट होती है, बिल्कुल होती है, ठीक है। इरिडीमेबल, जब हम ये कहे कि भाई कंपनी जितने टाइम तक चलेगी उतने टाइम तक कंपनी आपका पैसा यूज करेगी, आपको वापस तक नहीं देने वाली, ओके तभी तो यहाँ पे इसको ये बोला गया है परपेचुअल डिवेंचर्स है, डू नॉट हैव अ मैच्योरिटी डेट, उनकी कोई मैच्योरिटी डेट नहीं होती। द इश्यूअर इज नॉट ऑब्लिगेटेड टू रीपे द प्रिंसिपल अमाउंट, जिसने पैसा जो पैसा यूज कर रहे हैं ना, इसकी जो कंपनी है वो बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि हाँ जी आपकी पेमेंट करनी है, आपकी प्रिंसिपल अमाउंट की पेमेंट करनी है। क्यों? क्योंकि भैया आप तो इरिडीमेबल हो, आपकी कोई लाइफ टाइम मैच्योरिटी डेट ही नहीं है, हम तो आपका पैसा जब तक करेंगे जब तक कंपनी चलती रहेगी, ऐसा ही होता है, राइट। नॉन मैच्योरिटी डेट परपेचुअल इंटरेस्ट होता है, हाँ इंटरेस्ट आपको रेगुलर बेसिस पे मिलता रहेगा परंतु प्रिंसिपल आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, ठीक है। इस तरीके की नेचर के जो डिवेंचर्स होते हैं वो कन्वर्टेबल
नहीं हो सकते। ठीक है, कभी सोचे कि यहाँ इररिडीमेबल में करवा लो और फिर उसको मैं शेयर्स में कन्वर्ट कर दूं, नहीं हो सकते। रजिस्टर्ड डिबेंचर्स क्या होते हैं? वेयर द ओनरशिप इज रिकॉर्डेड, जहां पर आपकी जो मालिकाना हक है वो रिकॉर्ड किया जाता है बाय द इशूअर और द रजिस्ट्रार। मींस की जो कंपनी है, जो आरओसी द्वारा आपको एक बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखा जाता है कि हाँ जी आपका शेयर रजिस्टर्ड शेयर डिबेंचर्स है, शेयर नहीं सॉरी, फॉर जहां जहां मैं अगर गलती से शेयर बोल दूं प्लीज उसको डिबेंचर्स कंसीडर कर लेना। ठीक है, ठीक है। इंटरेस्ट पेमेंट एंड द प्रिंसिपल रीपेमेंट्स आर द मेड डायरेक्टली। अब ये भी बात है, अब ये भी बात है, एक बात क्या थी कि जैसे मैंने यहाँ पे बोला ना, कहाँ दिया था भैया एग्जांपल, अरे मेरी गाड़ी कहाँ गई, हाँ यहाँ थी। अगर मैंने कहा कि अगर जो आपके जो मान लीजिए कोई डेबिट कार्ड या मैं कहूँ क्रेडिट कार्ड पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट से आता है, आपसे स्पीड पोस्ट होके आता है, ठीक है, तो वहां के जो अफसर है ना, वहां के जो डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स हैं, वो डेबिट कार्ड उसी पर्सन को देंगे जिसका नाम उसके ऊपर लिखा होगा। पता है इस बात को? क्योंकि ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, यहाँ पे पिन मनी साथ में होती है, क्या पता किसी और के हाथ में चला जाए तो क्या होगा, उसके बैंक का अमाउंट निकलवा सकते हैं, नहीं निकलवा सकता। तो यहाँ पे इसी तरीके के कुछ एक डॉक्यूमेंट होते हैं जो कि क्या होते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट इंटरेस्ट उसी पर्सन को मिलेगा जिसका उस रजिस्टर्ड उस डॉक्यूमेंट के ऊपर क्या लिखा होगा, नाम लिखा होगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है? तो जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, जो इंटरेस्ट की पेमेंट है, डायरेक्टली कहां जाएगी, रजिस्टर्ड ओनर के पास जाएगी, किसी और के पास नहीं जाएगी। बट बियरर डिबेंचर्स के अंदर क्या होगा कि जो आपका रजिस्टर्ड अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट है, वो किसी के पास भी चला जा सकता है जिसके पास वो सर्टिफिकेट होगा। जैसे हमने गाड़ी का एग्जांपल लिया, गाड़ी हमने क्या करवाने दी, वॉशिंग करवाने के लिए दी थी, और वो हमारे पास ठीक होके कोई भी लेकर आ सकता है उसके अंदर। यहाँ पे कोई ओनरशिप नहीं होती, इंटरेस्ट की पेमेंट उसके पास होगी जिसके पास वो सर्टिफिकेट होने वाला है। सिक्योरिटी क्या है, रिस्क ही है, क्योंकि क्या पता भाई गलती से किसी की गिर जाए डॉक्यूमेंट, है ना, वो गाड़ी को लेके चला जाए, उसमें ही सारे डॉक्यूमेंट थे। समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे? ट्रांसफर हम इजिली कर सकते हैं ओनरशिप को, बट ऊपर इसके जस्ट अपोजिट है कि इंटरेस्ट की पेमेंट होती तो है, बट हाँ रजिस्टर्ड ओनर को ही होगी, किसी और ओनर को नहीं होने वाले। सिक्योरिटी यहाँ पे प्रॉपर है, अगर कुछ गुम हो जाता है तो आप ओनरशिप को इजिली ट्रैक कर सकते हो। ठीक है, ओके जी, ट्रांसफर कर सकते हो ओनरशिप को, बट आपको जरूरी है कि आपको अपडेटिंग करवानी पड़ेगी, आपको एक प्रोसेस से फॉलो करना पड़ेगा, एक डॉक्यूमेंटेशन फिल आउट करनी पड़ेगी। ठीक है, समझ में आया, नहीं आया? ओके जी, बिल्कुल इजी था कॉन्सेप्ट। ओके, देन नेक्स्ट उसके आगे बात करते हैं हमारा सेकंड पार्ट, जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों क्या कि देखो ये फर्स्ट पार्ट हो गया।